अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के स्पेशल बुलेटिन में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क की 13 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 88 लोकसभा सीटों पर आज दूसरे मरहले की वोटिंग भी इख्तिताम पजीर हुई। इसके साथ ही बैरूनी मणिपुर लोकसभा हल्के के बाकी इलाकों में भी वोटिंग हुई है। आज शाम 5 बजे तक मगरबी बंगाल में 72% वोटिंग दर्ज की गई है। बिहार में शाम 5 बजे तक 53% से ज़्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। त्रिपुरा मणिपुर में सबसे ज़्यादा 76% और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 52% वोटिंग दर्ज की गई है। शाम 5 बजे तक आसाम में 71, बिहार में 53, छत्तीसगढ़ में 72, जम्मू कश्मीर में 68, कर्नाटक में 63, केरला में 63, मध्य प्रदेश में 55, महाराष्ट्र में 54, मणिपुर में 60, त्रिपुरा में 77% और उत्तर प्रदेश में 52% और मगरबी बंगाल में 72% वोटिंग दर्ज की गई। लोकसभा इंतखाबात 2024 के तीसरे मरहले के तहत मुहिम जोरों पर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तीसरे मरहले के तहत उड़िया बिहार में एक रैली से खिताब किया। इस मौके पर मोदी ने ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी तबसरा किया। मोदी ने कहा, ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद के मुंह पर तमाचा है। ये वही लोग हैं जो इस निज़ाम पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए साबित कर दिया कि जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने वाले ऐसी दरख्वास्तों का कोई मतलब नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला खास तौर पर इन लोगों के लिए बड़ा धक्का है जो बैलेट पेपर्स और पोलिंग बूथों को लूटने के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी ने ओडिया में अपने खिताब में कहा कि ये आपका खादिम और यहाँ बिहार में हमारे नीतीश जी और इनकी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया इत्तेहाद को ना तो मुल्क के आइन की परवाह ना ही जमहूरियत की। मोदी ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये दिहाइयों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का हक छीना है। आज जुमे को लोकसभा के आम इंतखाबात के जारी दूसरे मरहले के दरमियान त्रिपुरा के ढालाई जिले के एक दूर दराज इलाके में रहने वाले लोगों ने अपने हक रायदही के इस्तेमाल के लिए कश्तियों का सफर करते हुए रायदही मराकिज तक पहुंचे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल हैंडल एक्स पर वोट डालने के लिए कश्तियों के जरिए आने वाले लोगों की तस्वीर शेयर की। कश्ती के जरिए वोट दें, इंतखाब को मुकम्मिल करना है। त्रिपुरा के ढालाई जिले के दूर दराज के इलाके 4468 रॉनमा वैली एएस के वोटर कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपना वोट डालने पहुंचे। जैसे ही लोकसभा के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग आज जुम्मे को शुरू हुई, कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डीके शिवकुमार ने पहली बार वोट देने वालों पर जोर दिया कि वो तब्दीली के लिए अपना वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि बीजेपी एक दिहाई से मरकज में बरसर इख्तिदार है और इनकी पार्टी कांग्रेस को एक मौका दे। कर्नाटक में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। रियासत बहुत बड़े नताइज दे रही है और लोग बहुत खुश हैं। जैसा कि हमने पिछले इंतखाबात में जो कुछ भी कहा था हमने वो किया है। ख्वातीन पार्टी लाइन को पार कर रही है, वो सब हमारी हिमायत कर रही हैं और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। डीके शिवकुमार ने यह बात कही। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि कांग्रेस इस बार रियासत में 20 सीटों को अबूर करेगी, जिसके 28 पार्लिमानी हल्के हैं। लोकसभा इंतखाबात के जारी दूसरे मरहले के दरमियान कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और मंड्या लोकसभा सीट से जेडीएस के उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी ने अपनी अहलिया अनीता कुमारस्वामी और बेटे निखिल कुमारस्वामी के साथ रामनगर के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने पहुंचे और कहा कि इलेक्शन कमीशन भारत में इंतखाबी निज़ाम को तब्दील करे। अपना वोट डालने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए एचडी कुमारस्वामी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के उम्मीदवार वोटरों को लुभाने के लिए 10,000 रुपये या इससे ज़्यादा के गिफ्ट कार्ड्स तकसीम कर रहे हैं। जैसे ही लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग आज जुमे को शुरू हुई, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने लोगों से बड़ी तादाद में वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि हर वोट का शुमार होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी ने लिखा, ये इंतखाब मुल्क की जमहूरियत और आइन को बचाने के लिए है। ये इंतखाब बेरोजगारी, महंगाई, बदउनवानी और मुआशी मुश्किलात से लड़ रहे लोगों को राहत फराहम करने के लिए है। प्रियंका गांधी ने कहा, मैं आपसे अपील करती हूँ, मेरे हमवतनों बड़ी तादाद में वोट दें, अपने मसाइल पर वोट दें और इस बार एक ऐसी अवामी हुकूमत बनाएं जो सिर्फ आपके लिए काम करें। दरअसल कांग्रेस पार्टी के ज़राए ने इशारा दिया है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बिलल तरतीब रायबरेली और अमेठी सीटों से लोकसभा इलेक्शन लड़ सकते हैं। जब मुल्क लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले का मुशाहिदा कर रहा है, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 10 साला हुकूमत आज़ाद हिंदुस्तान में एक सुनहरा दौर है। अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुल्क काम देखना चाहता है और पीएम मोदी ने एक नई सिमत दी है। इनकी 10 साला हुकूमत आज़ाद हिंदुस्तान में एक सुनहरा दौर है। योगी ने मजीद कहा, हर शोबे में हिंदुस्तान ने कुछ नया किया है। आज हिंदुस्तान तेज़ी से तरक्की करती मईशत के तौर पर क़ायम है। बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने यह भी कहा कि लोग पीएम नरेंद्र मोदी के कामों की तारीफ कर रहे हैं। मुल्क के अंदर जोश व खरोश और 10 सालों में पीएम मोदी के काम के लिए लोगों में काफ़ी खुशी है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि लोग पीएम के कामों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सदर मायावती ने किसानों, गरीबों और मुल्क के दीगर महरूम लोगों के लिए अच्छे दिन लाने के बीजेपी के वादे पर बीजेपी को निशाना बनाते हुए पूछा कि इन वादों का क्या हुआ और क्यों करोड़ों गरीबों, एससी, एसटी और ओबीसी अक़लियतें बदहाल रहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में मायावती ने कहा कि आज मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में खास तौर पर गरीब, बेरोजगार, किसान, ख़वातीन और दीगर महरूम लोगों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप बीजेपी के अच्छे दिन लेकर आए हैं, लेकिन क्या हुआ? मोदी आपके लिए अच्छे दिन लाने के इनके बहुत मशहूर और दिलकश वादे हैं। इनकी ज़िंदगी इतनी परेशान क्यों है? बीजेपी के अच्छे दिन आखिर कब आएंगे? 10 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक अच्छे दिन नहीं आए हैं। बीजेपी सिर्फ जुमलाबाजी करने में मसरूफ है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जुमे को कहा कि कांग्रेस का मंशूर जारी होने के बाद लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ मजीद बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मंशूर में खुश करने की अपनी पुरानी आदत को दोहराया है। अमित शाह ने एएनआई को बताया कि कांग्रेस का मंशूर पर्सनल लॉ को आगे ले जाने की बात करता है, जो मुल्क को तकसीम करने के बारे में है। अमित शाह ने फिर एक मरतबा मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कांग्रेस पार्टी के नाम पर कहा कि सबसे पहले मैं वोटरों से अपील करना चाहूँगा कि एक ऐसी पार्टी को मुंतखब करें जो अपने अल्फाज पर कायम रहे, एक महफूज और खुशहाल मुल्क और गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अगर जीती है तो वो शरिया लॉ कायम करेगी। कांग्रेस का मंशूर पर्सनल लॉ को आगे ले जाने की बात कर रहा है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, क्या अब यह मुल्क शरीयत के मुताबिक चलेगा? अमित शाह ने जोर देकर कहा कि हमारा आइन सेकुलर है, ज़मीन के कानून मजहब की बुनियाद पर नहीं बनाए जा सकते। अदाकार प्रकाश राज, जो मरकज़ में बीजेपी ज़ेर क़यादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए के मारूफ नाक़िद है, उन्होंने आज जुमे को दूसरे मरहले के पोलिंग के दौरान बेंगलुरु में अपना वोट डाला। प्रकाश राज ने अपनी उंगली पर स्याही लगवाने के लिए बेंगलुरु में अपने नामजद पोलिंग स्टेशन पहुंचे। अपना वोट कास्ट करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अदाकार प्रकाश राज ने, जो न सिर्फ साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक नुमाया चेहरे हैं बल्कि कई बॉलीवुड हिट फिल्मों में भी किरदार अदा कर चुके हैं, उन्होंने कहा, मेरा वोट मेरा हक है। ये मुझे मुंतखब करने का इख्तियार देता है कि कौन मेरी नुमाइंदगी करेगा, पार्लियामेंट में मेरी आवाज़ बने। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस उम्मीदवार को वोट दें जिस पर आपको यकीन है, और मैंने इस उम्मीदवार को वोट दिया जिस पर मुझे यकीन है। उन्होंने कहा कि वो मंशूर जिसमें तकसीम और नफरत की सियासत से तब्दीली का वादा किया गया था, जिसे हमने गुज़िश्ता दहाई में देखा है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के सीनियर लीडर टी हरीश राव ने आज शहर हैदराबाद में गन पार्क पहुंचकर मीडिया के सामने अपना इस्तीफा पेश किया, जिसमें यह जाहिर किया गया कि अगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के मुतालबात को पूरा करते हैं तो वो एमएलए के ओहदे से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। 15 अगस्त तक किसानों के कर्जे माफ़ करने का वादा अगर पूरा करते हैं तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। यादगार शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर ख़जाना हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला को चाहिए कि वो 15 अगस्त तक पार्टी के 6 जमानतों के हिस्से के तौर पर कर्जों की माफ़ी के वादे के तौर पर मुकम्मिल कर लें, तो वो दानिशवरों और मीडिया के सामने अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। बीआरएस एमएलए तालासाई श्रीनिवास यादव, केपी वेंकट आनंद, बी लक्ष्मण रेड्डी और के वेंकटेश इनके साथ यादगार शहीदान पर मौजूद थे। हरीश राव ने कहा कि मेरा इस्तीफा खत यहाँ असेंबली स्पीकर के फॉर्मेट में तैयार है। मेरे एमएलए शिफ फसलों के कर्ज के माफ़ी की वजह से किसानों को फ़ायदा पहुँचाने से ज़्यादा अहम नहीं है। चीफ मिनिस्टर को भी ऐसा ही करना चाहिए। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर लीडर टी हरीश राव के इस्तीफे के चैलेंज के जवाब में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस इक़दाम की सदाकत पर सवाल उठाया और इल्ज़ाम लगाया कि इस्तीफे का कागज़ असेंबली स्पीकर के फॉर्मेट में भी नहीं लिखा गया था। रेवंत रेड्डी ने ये रिमार्क्स 13 मई को तेलंगाना में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम से खिताब के दौरान कहा। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि कांग्रेस हुकूमत 15 अगस्त तक फसलों के कर्जे माफ़ करने के अपने वादे को पूरा करेगी। हरीश राव से कहा कि अपना इस्तीफा तैयार रखें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि किसान इनके लोग हैं और कर्ज माफ़ी के इक़दाम से रियासती ख़जाने पर 20,000 से 40,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अगर हम किसानों के कर्जे माफ़ नहीं कर सकते तो हमें इक़्तिदार की ज़रूरत क्यों है? किसान हमारे लोग हैं, हमारे ख़ानदान हैं। क्या ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट में आपकी 1 लाख करोड़ रुपये की लूट से ज़्यादा है? क्या ये हज़ारों करोड़ से ज़्यादा है जो आपने हैदराबाद के इर्द गिर्द की ज़मीनों पर कब्जा करके बनाया है?
अगर मैं आपकी तरह लूटमार नहीं करूंगा तो मैं बैंकों को कर्ज मुआफी की रकम आसानी से अदा करूंगा। रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। मुल्क में जारी लोकसभा इंतखाबात में सबसे अमीर तरीन उम्मीदवारों में से एक कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी का मानना है कि लोगों को सियासत में उस वक्त आना चाहिए जब वो अपने ज़ाती मकासद हासिल कर चुके हों, ना कि ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए। एक टेक एंटरप्रेन्योर जो एक बार फिर चवेरला हल्के से और इस बार बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहते हैं कि वो सियासत में इस वक्त दाखिल हुए जब वो अपने तमाम मकासद हासिल कर चुके थे। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी चवेरला से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि मैं सियासत में इस वक्त आया जब मैं तालीम के लिहाज से, नुमाइश के लिहाज से, समाजी सेहत के लिहाज से और माली लिहाज से मजबूत था। मैं अपने ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए सियासत में नहीं आया। ये ज़ाती अहदाफ तक पहुँचने के बाद था कि मैं दूसरों को इनके मकासद तक पहुँचाने में मदद करने के लिए सियासत में दाखिल हुआ। साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि जिसने 4,568 करोड़ रुपए के ख़ानदानी असासों का ऐलान किया, उसके ज़ाती मफादात क्या होंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में IANS को बताया कि वो इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि एक शख्स का पहला फ़र्ज है कि वो मजबूत हों और पहले ख़ानदान की मदद करें, फिर रिश्तेदारों की, फिर अपने गांव की और बाद में इलाके, रियासत और मुल्क की। मैं यकीनी तौर पर इन लोगों के लिए सियासत की सिफारिश नहीं करूँगा जिन्होंने अपने मकासद हासिल नहीं किए हैं। अगर इनके पास नौकरी नहीं है और अगर उन्होंने अपने माली अहदाफ हासिल नहीं किए हैं, सियासत अपने माली अहदाफ या अपने कैरियर के मकासद के हुसूल के लिए नहीं है। रियासत तेलंगाना में 17 लोकसभा हलकों के लिए 18 से 25 अप्रैल के दरमियान 893 उम्मीदवारों ने कुल 1488 नामजदगी सेट दाखिल किए, जिन पर 13 मई को पोलिंग होगी। 25 अप्रैल को नामजदगियों के आखिरी दिन कुल 632 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। मलकाजगिरी लोकसभा सीट से 114 उम्मीदवारों के जरिए सबसे ज़्यादा 177 नामजदगियाँ मौसूल हुई। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बाज़ हलकों में सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने 25 अप्रैल को आखिरी तारीख तक अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। आखिरी दिन ज़्यादातर नामजदगी आज़ाद उम्मीदवारों के थे। मलकाजगिरी के बाद नलगुंडा और भोमगिर ने 114 नामजदगियां हासिल किए हैं। इसके बाद पेद्दापल्ली में 109, नागर कर्नूल हल्के के 53 नामजदगियों के साथ आखिरी नंबर पर रहा। करीमनगर में 94, केरला में 88, हैदराबाद में 85, सिकंदराबाद में 75, महबूबनगर में 79, जहीराबाद में 68, महबूबाबाद में 56 और आदिलाबाद में 42 नामजदगियां दाखिल की गई। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समेत किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रही है। हैदराबाद के चादरघाट में हैदराबाद लोकसभा के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर के मरकजी इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद उन्होंने ये बात कही। AICC के सेक्रेटरी रोहित चौधरी और दीगर सीनियर लीडरों ने प्रोग्राम में शिरकत की। शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तमाम 17 लोकसभा हलकों से संजीदगी के साथ इलेक्शन लड़ रही है, इसलिए किसी जमात के साथ इत्तेहाद या तफहीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम तरक्की के एजेंडे के साथ लोगों से रब्ता करेंगे। हैदराबाद का पुराना शहर पसमानदा रहा और इस रफ्तार से तरक्की नहीं कर सका जिस रफ्तार से दूसरे हिस्सों ने तरक्की की। यह गलत तासुर पैदा किया गया है कि पुराने शहर को मजीद तरक्की नहीं दी जा सकती। कांग्रेस पार्टी आएगी, पुराने शहर के तमाम इलाकों में तवील अरसे से ज़ेर-अल्तवा मसाइल को हल करेगी। तेलंगाना के निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के BRS पार्टी के हरक्याती कॉरपोरेटर डिवीजन 56 बबलू खान ने आज CM कैंप ऑफिस पहुंचकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए अक़लियत व कमज़ोर तबक़ात, महेश कुमार गौड़ सदर PCC व रुकन कौंसल, ताहिर बिन हमदान सदरनशीन तेलंगाना उर्दू अकेडमी ने बबलू खान को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। क़ब्ल अज़ीम बबलू खान ने मोहम्मद अली शब्बीर की शालपोशी की और इन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए तहनीत पेश की। अलाउद्दीन बबलू खान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बबलू खान की कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश की।